नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जहां हम बात करते हैं मुद्दे की। उत्तर प्रदेश में राजनीति और जाति का रिश्ता बहुत पुराना है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दल जातीय समीकरण तलाशने में जुट जाते हैं। 2022 के लिए इसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गई। विपक्ष लगातार सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार भी विपक्ष पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में भले ही लगभग 1.5 साल का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी उठापटक शुरू हो चुकी है और इस बार राजनीतिक पार्टियों के केंद्र में है ब्राह्मण। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को ब्राह्मण विरोधी होने का तमगा दे रहा है। वहीं बीजेपी इसे सिरे से नकार कर विपक्ष पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा 2014 और विधानसभा 2017 चुनाव में काफी हद तक जातिगत राजनीति की पुरानी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़े उत्तर प्रदेश को फिर पुराने सियासी बाड़े में घेरने की कवायद तेज हो गई है। जातियों को वोट बैंक बनाकर अपने समीकरण साधते रहे राजनीतिक दलों ने फिर पुराने ढर्रे पर ही चलने की कोशिश शुरू की है। लेकिन इस बार केंद्र में ब्राह्मण हैं। पहले कांग्रेस ने इन पर डोरे डाले, फिर समाजवादी पार्टी ने परशुराम की प्रतिमा का पांसा फेंका और अब बहुजन समाज पार्टी भी उन्हें रिझाने में जुट गई। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती विपक्ष की राजनीति में अचानक बड़ा ब्राह्मण प्रेम अनायास नहीं है। वर्ष 2014 के बाद बदले हालात ने जातिवाद व संप्रदायवाद की गोटियां जाकर सत्ता हासिल करने के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। पिछले 3 चुनावों लोकसभा व विधानसभा में भाजपा के पक्ष में दिखी ब्राह्मणों की एकजुटता ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। इस चिंता को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखकर भाजपा ने और बढ़ा दिया है। यूपी का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसकी तरफ खड़ा हो जाता है, अक्सर उसी के पास कुर्सी भी होती है। ब्राह्मणों ने 23 साल तक यूपी पर राज किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं को बड़ा डर ब्राह्मण बनाम ठाकुर का लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सवर्णों का प्रतिशत 18 से 20% है और उसमें लगभग 12% ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है वो टुंडला, स्वार, बुलंदशहर, नौगावा, सादात, घाटमपुर, बागरमऊ, मल्हनी और देवरिया सदर हैं। इनको लेकर भी राजनीतिक दलों ने कवायद तेज कर दी है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। जहां कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया, वहीं बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी और ठाकुर प्रेमी होने का आरोप लगा दिया। आप सांसद संजय सिंह लगातार सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मायावती ने भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मण को बीएसपी के पक्ष में लाने की जुगत तेज कर दी है। सपा और कांग्रेस भी ये जान चुकी हैं कि अगर सत्ता को पाना है तो ब्राह्मणों को पक्ष में करना होगा। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो
तो बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति कभी विकास के मुद्दे पर भी होगी या सिर्फ जाति को लेकर ही राजनीति होती रहेगी। इसी पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। मेहमानों से रूबरू करा देते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शौकत अली जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है शौकत अली जी आपका। बीजेपी से अनुराग पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग जी स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रीतपाल जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिन्हा जी भी इस डिबेट में मौजूद हैं। अजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं अजय जी आपसे पूछूंगी, उत्तर प्रदेश में जब भी राजनीति की हम बात करते हैं, कितना ही विकास के मुद्दे पर राजनीति करने के दावे ठोक दिए जाए, लेकिन अंत में जाति की राजनीति जो है वो पिक्चर में आई जाती है। ऐसा क्यों है और कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर इतिहास उठा के देखें तो जाति और धर्म ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां ये बात अच्छे से समझती हैं कि उत्तर प्रदेश की जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से वो जो जातीय ध्रुवीकरण है वो करते हैं, उसके बाद सत्ता की चाबी उनको आसानी से मिल जाती है। अगर हम इससे पिछली सरकार अखिलेश यादव की सरकार की बात करें तो अखिलेश यादव ऐसे युवा मुख्यमंत्री थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था विकास के मुद्दे पर, लेकिन हश्र ये हुआ कि अखिलेश यादव को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उन्होंने गठबंधन भी कर रखा था, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय फैक्टर है वो बहुत मजबूती से काम करता है। अब 2022 के चुनाव को लेकर और उपचुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों को ये बात समझ में आ गई है कि वो जाति के मुद्दे पर अगर आगे बढ़ेंगे, अपना रथ आगे बढ़ाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर नजर आया है वो आया है ब्राह्मण। बिल्कुल, ब्राह्मण का जो फैक्टर है डोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। अनुराग जी के पास जाना चाहूंगी। अनुराग जी, उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, कमर तो कस ली है सभी पार्टियों ने। आपकी जो साख है वो ज्यादा दांव पर लगी हुई है क्योंकि इन 7 सीटों में से 6 पर आपका कब्जा है। कैसे बचाएंगे अपनी ये साख और किन चीजों पर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दों पर लड़ेंगे भी या जातीय के हिसाब से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो विपक्ष के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मणों पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल नितांत गलत है। ब्राह्मणों के साथ नहीं बल्कि सभी के साथ लगातार अच्छे से और सुशासन हो रहा है। हो सकता है ये हत्याएं जो हो रही हैं वो जातीय अपने व्यक्तिगत कारणों से हो रही है, कोई जातीय कारण नहीं है जिसको इस तरीके से विपक्ष बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है। तो चलिए, आप जो आरोप है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक है, आरोप गलत कह दिया आपने, इसका जवाब भी ले लेते हैं। प्रीतपाल सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। प्रीतपाल जी, आपकी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार ब्राह्मण विरोधी होने की सरकार के ऊपर बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और आप जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने एंट्री की है, लगातार जाति की बात ही कर रहे हैं लगातार आप। जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जाति, विशेष जाति के काम नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में तो 24 करोड़ की रहती है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो 24 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। माननीय सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह अगर इससे आवाज उठाते हैं, आवाज बनते हैं, 24 करोड़ जनता की आवाज बनते हैं, उसको दबाने का, उठने का काम करते हैं। हमारे कार्यालय में लगा दिया, हमारे सांसद संजय 14 मुकदमे लिए जाते हैं। सांसद संजय सिंह जी ने कहा 14 नहीं 1400 मुकदमे लिखवा दो उत्तर प्रदेश के अंदर, मगर हम आवाज बनेंगे। क्यों? ये क्या आग की धूपता है? अगर कहीं आग लगी है तभी ये धुआं उठ रहा है। चलिए प्रीतपाल जी, आप ये कह रहे हैं आग लगी है तभी धुआं होगा, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता की आवाज बन रहे हैं संजय सिंह। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो ब्राह्मण विरोधी है? ये बात क्यों कह रहे हैं संजय सिंह? जो उपचुनाव हुआ है उसके ऊपर इनको जवाब नहीं।
प्रीतपाल जी की आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। पीसीआर टीम से कहूंगी इनकी आवाज क्लियर करें। तब तक मैं शौकत जी के पास जाना चाहूंगी। शौकत जी, उपचुनाव के लिए कमर तो कस ली है सभी पार्टियों ने, लेकिन ये बताइए विकास के मुद्दे पर कब बात होगी उत्तर प्रदेश में? क्या हमेशा जातीय समीकरण को लेकर ही चुनाव लड़ेंगे, उसी के हिसाब से प्रत्याशी उतारे जाएंगे ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके? विकास की बात कौन करेगा? हिना जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे भाई अजय जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्व में जो चुनाव हुआ वो विकास के मुद्दे पे चुनाव हुआ था और विकास के मुद्दे को लेकर हम चुनाव के बीच आए थे। वो विसंगतियां रही कि चुनाव हम नहीं जीत पाए, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की कुछ हत्या हो गई, इसलिए विपक्ष ने ये प्रोपेगेंडा बना दिया और आवाज उठाने लगे। हम लोग ब्राह्मण विरोधी नहीं है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ब्राह्मणों को साथ लेके काम करना चाहते हैं। अनुराग पांडे जी, मैं आपके माध्यम से और लाइव टुडे के माध्यम से ये जानना चाहता हूं, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, मुझे बताइए, आपके ही एक विधायक हैं गोरखपुर के, उन्होंने कहा था कि ठाकुरों की सरकार है, थोड़ा सोच समझ के बोलो। दूसरे आपके सीतापुर के एक विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि थोड़ा सोच समझ के बोलो, सवर्णों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है। मतलब आप जान सकते हैं कि आप समझ सकते हैं उसके पीछे की राजनीति क्या है, कि आप जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, आप जातिवादी लोग, अब ब्राह्मण विरोधी हो गए हैं। जब राधे मोहन दास अग्रवाल जी ये बात कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है, तो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं चोट लगी होगी इस बात को लेकर। देखिए, मैं फिर उसी बात पे आता हूं हिना जी, कि हम लगातार विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा था उसको हम विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार विकास की बात करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं, विकास लगभग 3.5 वर्ष हो गए, कोई काम उन्होंने किया नहीं। क्या गिनाएंगे प्रदेश में कि साहब आपका जो मेट्रो था उसका मैंने फीता काट लिया, इसलिए वो मेरा हो गया। साहब आपका जो स्टेडियम था उसका मैंने नाम बदल दिया, अब वो मेरा हो गया। एक्सप्रेसवे जो आपका था उसका मैंने शिलान्यास दोबारा कर दिया, मेरा हो गया। ये कहकर आप वोट मांगेंगे? आपका कोई भी प्रोजेक्ट आज उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के सामने? शौकत अली जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि जाति की बात सिर्फ बीजेपी पार्टी करती है, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि आपकी पार्टी को परशुराम की बात करनी पड़ गई थी? अचानक से ब्राह्मण हितैषी कैसे बन गए थे आप? भगवान श्री परशुराम जी की बात करना गुनाह है क्या? नहीं, इसे राजनीतिक एजेंडा नहीं रखा जा सकता, उसे राजनीतिक भगवान राम के नाम पर जो लोग वोट मांग रहे थे, जो पेटेंट कहते थे कि भगवान राम सिर्फ मेरे हैं, उनसे ये सवाल जायज होता कि हाँ भाई भगवान आपके यहाँ तो किसी के हो ही नहीं सकते। जो भगवानों की जाति बता रहे थे, वो भगवान के नाम पे वोट मांगने वाले लोग ये बताएंगे कि राजनीति कैसे होनी चाहिए। देखिए, हम फिर आ गए उसी मुद्दे पे। हम कह रहे हैं कि आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, जनता आपको सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। लगभग 3.5 वर्ष हो गए हैं, आपके पास ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके दम पर वोट मांगेंगे? चलिए सवाल पूछ लेते हैं, हम ये सवाल पूछ लेते हैं हम बीजेपी से जो हमारे साथ नेताजी जुड़ चुके हैं। आप ये बताइए, किन मुद्दों पर आप उपचुनाव में वोट मांगेंगे, क्या इश्यूज खड़े करेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और इसके कारण से ये उलझुल बातें पेश कर रहे हैं। अनुराग जी, आप किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे जनता के बीच जाके? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी कोरोना काल से लेकर कोरोना काल में हम लोगों ने पूरे प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। ये लोग बताएं कहां पर इन्होंने विकास है? कोरोना यानी विकास है? आप लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया है। सुनिश्चित करने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। राम मंदिर का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। कोर्ट अगर प्रदेश पूरा देश जानता है कि हम लोगों ने क्या किया है। ये लखनऊ के चारों तरफ हम कोर्ट के लखनऊ सड़कों का निर्माण चल रहा है और चतुष्कोणीय योजना को हम लोगों ने लागू किया है। अभी आप लखनऊ में ही उठा लीजिए, ओवरब्रिज इतने सारे बने हुए हैं लगातार। इसी तरह पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही योगी जी के सरकार में। अनुराग जी, जब कोरोना पे वोट मांगने जाएंगे तो जो भ्रष्टाचार हुए हैं कोरोना काल में, उसका भी जिक्र करेंगे ना आप लोग? देखिए, भ्रष्टाचार विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार हुए हैं। अच्छा। अगर इनको हम कोई भी दवा दे देंगे तो ये कहेंगे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा। कोई भी व्यवस्था करके दे देंगे, ये कहेंगे भ्रष्टाचार हुआ है। इनको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि कोई चीज सही हुई है, क्योंकि इनका काम है विरोध के लिए विरोध करना। इनका काम सही को सही कहना नहीं, सही को गलत कहना है। अरे अनुराग जी, आपकी पार्टी के विधायक ने ही सवाल उठा लिया था भ्रष्टाचार का, जिसमें जो कोरोना किट थी महंगी बेची गई थी। प्रीतपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रीतपाल जी, भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे ऑक्सीजन आपकी आवाज नहीं है। अगर विपक्ष आवाज बन रही है, विपक्ष अगर ये बात कर रही है तो बिना आग का धुआं नहीं उठता। अगर वो सम्मानीय संजय सिंह ने बात उठाई तो योगी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था कि जो ऑक्सीमीटर या टेम्परेचर मीटर उत्तर प्रदेश से 75 किलो में खरीदे गए, उसमें इतना बड़ा घोटाला कहां हुआ? ये बंदर
से कि क्या वो लेंगे जो उपचुनाव कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज पे फूलों अभी की। से आपके आप चाहे जितनी आवाज उठाइए, ये सारे वो झूठ है, वो झूठ है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो प्रबुद्ध जनता है, वो इनको देख चुकी है, ये नंगे हो चुके हैं। देश के अंदर जो कह के आए थे 2017 में प्रीतपाल जी उपचुनाव लड़े हैं आप लोग कि नहीं लड़े हैं? प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी उपचुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? आए थे 14 दिन में गन्ना किसानों का जो कर्ज मुकाया था वो देने आए थे, यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा देने आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने आए थे। एक भी काम अगर उत्तर प्रदेश के ये जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाजपा के, ये यहाँ गिनवा दे तो मैं इनको मान लूं ये पूरे उपचुनाव हारेंगे और 2022 दिन के हाथ जा रहा है। प्रीतपाल जी, आपकी पार्टी उपचुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है इस बार? हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ रही, हमारी पार्टी 2022 की तैयारी कर रही है। तो फिर मुद्दे किसके लिए उठाएंगे प्रीतपाल जी? आप इस उपचुनाव में क्या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? ये मानती है कि संगठन हमारा मजबूत होगा, हम 2022 में 10 दिन के इकट्ठे करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तैयारी जो है 2022 के लिए हो रही है। चलिए ठीक है, अजय जी के पास आना चाहूंगी। अजय जी, मौजूदा जो स्थिति आप देख रहे हैं और जहां पर अनुराग जी ने कहा कि कोरोना में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है प्रदेशवासियों के लिए, वो मुद्दा उठाएंगे, तो कोरोना में बाकी चीजें भी जो हुई वो भी उठानी पड़ेंगी या फिर विपक्ष उठाएगा। लेकिन इस वक्त देख के क्या लग रहा है, ज्यादा माइलेज किसके पास है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे करीब 1.5 साल ही रह गए हैं। देखिए, कंफ्यूजन वहां पर होता है जहां पर तस्वीरें साफ नहीं होती हैं। अगर हम 2007 के चुनाव की बात करें, जब मायावती की सरकार फुल फ्लैश आई थी, तब सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई थी और सतीश चंद्र मिश्र ब्राह्मण चेहरा बन के सामने आए थे और ब्राह्मण और दलित का गठबंधन बहुत बड़े स्तर पर दिखा था और फुल फ्लैश सरकार जो है बना ली थी मायावती ने। उसके बाद अखिलेश यादव युवा चेहरा बन के सामने आए और वहां पर भी उन्होंने फुल फ्लैश सरकार बनाई। उसके बाद बीजेपी ने 2017 में सरकार बनाई। बात यह हुई कि जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने नए सिरे से राजनीति शुरू की और युवा चेहरा था तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम विकास पे काम करेंगे। उन्होंने विकास के कई काम भी किए, लेकिन जब चुनाव की घड़ी नजदीक आई 2016, तब ये जो विकास का मुद्दा सपा लेके चली थी, वहां पर उसको कहीं ना कहीं पटखनी खानी पड़ गई। उसको ये पता चल गया, अखिलेश यादव को भी ये चीज पता नहीं थी कि जातीय जो समीकरण है, जाति पे चुनाव लड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत पुराना अध्याय है वो। उसको लेके वो लड़े, उन्होंने हार का सामना किया। लेकिन अब जब ये चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, और चाहे 2022 की हम बात कर लें, अब सारी राजनीतिक पार्टियां और खास तौर से मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की, संजय सिंह भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूदने से पहले बात समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जातीय मुद्दा है, जो जाति फैक्टर है वो बहुत मजबूत है। अगर जातीय समीकरण को साध लिया तो सत्ता की चाबी आराम से मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास से पहले जो मुद्दा सामने आता है वो जाति और धर्म का ही आता है। शौकत जी से ये बात पूछना चाहूंगी। शौकत जी, अनुराग जी से तो हमने पूछ लिया कि जाएंगे जब वोट मांगने तो क्या कहेंगे, आप जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे? जैसा कि अजय जी लगातार कह रहे हैं कि जाति वाला फैक्टर समझ चुके हैं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से और उसी हिसाब से प्रत्याशी भी उतार रहे हैं अपने। देखिए हिना जी, ये बात कहीं कहीं सत्य भी साबित होती है कि एक तबका होता है जो जातीय के नाम पे भी कभी कभी वोट देते था, एक तबका होता है विकास के नाम पे वोट देता है, एक तबका ये भी होता है कि वो ये देखता है कि हमारे बीच का जो प्रत्याशी है वो लोकल है या नहीं है, बाहर से तो आया हुआ नहीं। ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और कहीं ना कहीं हमसे पिछली बार ये गलतियां हुई थी, इस बात को मैं आपके चैनल पे स्वीकारता हूं। लेकिन फिर वही बात हिना जी मैं दोहराना चाहूंगा, देखिए हम विकास के काम को लेके बार बार जनता के बीच जाएंगे। विकास किया है ये बताने में हमें कोई गुरेज नहीं है, ये कहने में हमें कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए कि हमने लखनऊ में मेट्रो से लेके स्टेडियम से लेके और भी कई चीजें हमने लोहिया पार्क से लेके बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लखनऊ में दी हैं या यूपी के अंदर दी है, मेदांता से लेके बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने दी हैं। लेकिन आज जब हमसे अनुराग जी हम पे एक आरोप लगाते हैं कि हम कोरोना के नाम पे वोट मांगे, ये विपक्ष चिल्ला रहा है। विपक्ष नहीं चिल्ला रहा अनुराग जी, कोरोना की जो आवाज सबसे पहले निकली आपके विधायक के मुंह से निकली और हरदोई के विधायकों ने तो इतना कह दिया कि इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा ही नहीं।
अस्पतालों में भर्ती हुए उनसे सुन पूछिए कि उनके लीजिए क्या हाल है। अनुराग जी, धैर्य रखिए, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के विधायक चीख कर ये कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी पार्टी के सांसद आरोप लगाते हैं कि इतना भ्रष्टाचार मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज, आपको जानकारी होनी चाहिए। जब पर आइए, मुंह से मत कहिए। बिल्कुल हम, अच्छा मतलब आप मानते हैं अनुराग जी सुन लीजिए, जिन लोगों को भगवान परशुराम जी के बारे में मालूम है, आप आस्था के ही लोगों को भ्रमित करने का काम जानते हैं और विकास के नाम पे आप वोट नहीं मांगते थे, क्योंकि आपने 3 वर्षों तक इन लोगों को झूठ बोला है और झूठ बोल के अनुराग जी ने यहाँ कही है कि भगवान परशुराम के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके बल पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, श्री भगवान परशुराम जी आराध्य हैं हमारे। क्या नाम था बताइए? सुन लीजिए, हम उनके नाम पे वोट मांगने नहीं जा बता दीजिए अनुराग जी। अरे सुन लीजिए, क्वेश्चंस मत पूछिए अनुराग जी, थोड़ा धैर्य रखिए। भगवान परशुराम जी का नाम लेते हैं, आप नाम बताइए उनके पिताजी का। अब मैं हिंदू रीति रिवाज को इतना ज्यादा नहीं पढ़कर आया महाराज। सुन लीजिए चले अजय जी, पार्टी कह रही है मूर्ति लगाएंगे, तो आप उनके पिताजी का नाम बताइए। यहाँ जरूरी ये नहीं है कि भगवान परशुराम के पिताजी का नाम शौकत जी को मालूम हो या किसी के सामने बैठा है, लेकिन बात यही है कि अगर बीजेपी जहां भगवान राम पर दम्भ भरती, भगवान राम को अपना कहती है, वही समाजवादी पार्टी भी ये बात समाजवादी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी भी ये बात समझ चुकी है कि अनुराग जी आपकी पार्टी तो हनुमान जी की जाति भी बता देती है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि बैठा कौन है पैनल में। शौकत जी एक दूसरे धर्म से आते हैं, कैसे उनको पता होगा भगवान परशुराम के पिताजी का क्या नाम है? जाति कर्म से नहीं, जाति से नहीं, कर्म से जानी जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग जी? ऐसा व्यक्ति बैठा होता, आप बताइए ना, कलमा पढ़ के सुनाइए। आप किसी देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से कैसे भटकाया जाता है, कैसे उनको भ्रमित किया जाता है, ये प्रीतपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रीतपाल जी को सुन लें। प्रीतपाल जी, ये हर बात को जात से क्यों जोड़ रहे हैं? इनको ये पता होगा कि एक जगह पे बलात्कार एक महिला के साथ होता है, एक विशेष समुदाय से जुड़ा होगा, उस पर एनएसए लगाने जाते हैं ये। हाथन उसमें उस बच्ची के साथ, उस बुढ़िया के साथ बलात्कार होता है, तो उसको बचाने के लिए रोज चल सकते हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसी वर्ष दिल्ली के चुनाव में जाके कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे स्कूल आके देखो, हमारे अस्पताल आके देखो। भाषण देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूल, हमारे अस्पताल देखो। आज कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की क्या हाल है, ये लोगों को पता चल चुका है। ये हिंदुओं के नाम से वोट लेते सभा से बैठा हुआ है, उससे आप भगवान परशुराम के पिता के बारे में बता रहे हैं। आपको कितनी जानकारी है श्री राम जी के बारे में? श्री राम जी ने सीता जी का एक धोबी ये कहने के ऊपर उस पे उन्होंने उसकी जान करवा दी। उत्तर प्रदेश में एक महीना मरने का अनुराग जी का ये सवाल बिल्कुल भी इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा था। अजय जी कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में। अजय जी, आप समझिए कि अगर अनुराग जी से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ पूछ दिया जाए, या अनुराग जी से अब शौकत जी के धर्म के बारे में कुछ पूछ दिया जाए, क्या इस तरीके से चलेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति? देखिए, मैं पहले ही ये बात कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जाति को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा धर्म और जाति को केंद्र में रखा जाता है। ये मैं बात पहले जाति पे कर रहा था। अब देख लीजिए, इस डिबेट के दौरान धर्म पे बात आ गई कि एक दूसरे के बारे में ये पूछने लगे कि आपको इनके बारे में मालूम है। हमको मालूम है कि हिंदू धर्म के बारे में शौकत जी को ज्यादा नहीं मालूम है, मुस्लिम धर्म के बारे में अनुराग जी को ज्यादा नहीं मालूम होगा। बात यही कह रहे हैं कि चुनावी फायदा उठाने के लिए किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म का सहारा लेती है, इसका साफ उदाहरण इस समय आपको मिल गया होगा। बिल्कुल साफ उदाहरण मिल गया। जी अनुराग जी क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, हम
किसी मैंने परशुराम जी का पार्टी ने नाम तो नहीं लिया, समाजवादी पार्टी ने नाम दिया कि परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे। जी। तो अब वो बताए, उनको मालूम तो होना भाई चाहिए। आप पैटर्न करेंगे, कोई मुद्दा उठाते हैं तो आप हमारी पैटर्न पार्टी को करेंगे, मालूम होना चाहिए। भगवानों को भी बांट देंगे। मैंने तो मोहम्मद साहब का मैं सम्मान करता हूँ, मोहम्मद साहब के बारे में मैंने तो कुछ नहीं कहा कि हम उन पे ये करेंगे, हम उनके लिए ये करेंगे, लेकिन उन्होंने परशुराम जी का नाम लिया, इसलिए मैंने इनसे पूछा। मैंने भगवान परशुराम और श्री राम जी का पैटर्न हो गया भाजपा का। चलिए शौकत जी क्या आप जवाब पैटर्न करेंगे इसका? अनुराग जी आपके माध्यम से इतनी सी बात जानना चाहता हूं, कहां यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी परशुराम जी के नाम पे वोट मांगेगी? मुझे एक सेंटेंस बताइए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और निचले स्तर के कार्यकर्ता तक किसी एक कार्यकर्ता ने यह कहा हो आपसे, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता यह सिद्ध कर दे कि हम राम के परशुराम जी के नाम पे वोट मांगने की बात कर रहे हो? देखिए, आप लोग राम के नाम पे वोट मांगिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम फिर उसी बात पे आते हैं कि हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। जो विकास किया हमने प्रदेश में, हम उसके नाम पे वोट मांगेंगे। नहीं लगाओगे? बताइए, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? देखिए, हम भगवान का नाम राजनीति में उपयोग नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं तो हमारा ये हो रहा है, आप बताइए कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मूर्ति लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे पूछ रहे हैं अनुराग जी, शौकत जी। मूर्ति लगाने से सुन लीजिए अनुराग जी सुन लीजिए, आप बताइए। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए कि वोट लगाएंगे कि लेकिन हम नहीं लगाएंगे? परशुराम जी के न श्री परशुराम जी के नाम पे हम वोट मांगने का काम नहीं करेंगे। हम भगवान के नाम पे राजनीति क्या नहीं है? करते, ये भाजपा के नाम पे क्या कर रहे राजनीति हैं? नहीं करते, हम विकास की वोट राजनीति लगा करते करके हैं। वोट मांगने इसीलिए की बात हम राजनीति नहीं दोहराते कर रहे हैं। हैं। अनुराग जी, आप इधर उधर भटकाइए, अभी मुझे तो बताइए बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके मैं नाम पे आपको वोट मांगेंगे? बताऊं, अब बताइए, मंदिर मैंने मुद्दा बनाया क्या है। है? आप उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा आगे प्रोजेक्ट है दिखाता जिसको लेकर जाएंगे और वोट मांगेंगे? बताइए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो बन गया हो और अच्छा हो, जो चल रहा हो, उसके नाम पे वोट मांगेंगे, जिसपे आज ये डिबेट हो रही है। चलिए, अब समय मेरे पास थोड़ा कम है, प्रीतपाल जी के पास आना चाहूंगी। प्रीतपाल जी, राजनीति उत्तर प्रदेश की समझ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, और संजय सिंह जी की एक्टिविटीज तो उत्तर प्रदेश में जग जाहिर हो चुकी है, कई सारे मुकदमे उनके ऊपर लग चुके हैं, और एक जो सबसे बड़ा देशद्रोह का मुकदमा लगा वो इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने एक सर्वे करवा लिया था, और सर्वे करवाने के बाद आके एक्सेप्ट किया था कि कौन कहता है उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति नहीं होती, और इसी को पिक्चर को क्लियर करने के लिए पूरा सर्वे उन्होंने कराया था। तो उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि कौन सी ऐसी पार्टी आएगी जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेगी। देखिए, माननीय संजय सिंह जो सांसद है, उन्होंने ये अगर सर्वे कराया, ये कोई नई बात नहीं है, 2017 में भी सर्वे हुए थे। उन्होंने दो बातें की, क्या उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, हाँ या ना? अगर इसमें अगर सर्वे हुआ है तो उत्तर प्रदेश की जनता अगर वोट देके आदित्यनाथ की सरकार बना सकती है तो उसको गिराने का या उसके बारे में मत लिखने का काम भी उत्तर प्रदेश की जनता का होना चाहिए। क्या उनका अधिकार 24 करोड़ जनता का नहीं है? 24 करोड़ जनता का मत नहीं होना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वो 24 करोड़ के मुख्यमंत्री है या ठाकुर के मुख्यमंत्री है, एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री है? अगर माननीय संजय सिंह जी ने इसके ऊपर सर्वे कराया तो कौन सा देशद्रोह हो गया इससे? कहां पे दंगे भड़क गए? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासन का दुरुपयोग करना जानती है, ये दबाने का, कुलसन को कुचलने का काम करना चाहती है, मगर आम आदमी पार्टी इससे टिकने और चलने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद आज लखनऊ में बैठे हुए हैं, कल से लखनऊ में बैठे हुए हैं, बहुत दिन से लखनऊ में बैठे हुए डिबेट करने की बात आपने की, अनुराग जी से उसका जवाब लेंगे, उससे पहले अजय जी कुछ कहना चाहते हैं। जी समय कम है, फाइनल कमेंट। मैं एक सवाल प्रीतपाल जी से पूछना चाहता हूं और शौकत जी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी पर और खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लग रहा है ब्राह्मण विरोधी होने का, वो क्या आधार है उसके आरोप के जो ब्राह्मण विरोधी होने का सरकार और खास तौर से योगी आदित्यनाथ पे आरोप लग रहा है? चलिए शौकत जी आप शुरू करें। देखिए अजय भाई, कुछ दिन पहले जो है एक भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वे कराया, और खासकर ब्राह्मण वर्ग से, कि उनका मूड जांच देखने के लिए कि क्या स्थिति चल रही है। ऐसा तो नहीं हमसे नाराजगी हो गई, 50 से अधिक 30-40 से अधिक विधायकों को लगातार उनको कॉल की गई, लगातार उनके पास चिट्ठियां गई। इसका जीता जागता उदाहरण, कई ऑडियो भी वायरल हुए थे, कई लोगों से भेजकर भी सर्वे कराया गया कि उनसे पूछा गया है कि आपकी नाराजगी क्या है, आप मुझे बताइए। तो उन लोगों ने बताया भी था, जो भी वो बताया वो तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी कि क्या बताया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की नाराजगी थी, इसीलिए तो आप सर्वे करा रहे थे।
चलिए प्रीतपाल जी, यही सवाल आपसे भी है कि ब्राह्मण विरोधी होने का जो आरोप बीजेपी के ऊपर आपकी पार्टी ने लगाया है, किन तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगाया है? दूसरा ये कि 22 की तैयारी तो आप कर रहे हैं लेकिन उपचुनाव में आपकी मौजूदगी नहीं है, क्या इस उपचुनाव में किसी अन्य पार्टी के सपोर्ट में आप लोग निकलेंगे बाहर? उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने ये इल्जाम लगाया, ये इतना नहीं है। क्या आप नहीं जानते उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों और दलितों की किस तरह से हत्याएं हो रही हैं? बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कल की घटना आप ले लीजिए, एक मंदिर के पुजारी को गोली मार दी जाती है, वहां की जमीन हथियाने में उसी में एक ठाकुर का नाम आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सब सही चल रहा है तो क्यों लोगों में ये त्याग राजरी और धुएं उठ रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी इसकी बात उठा रही है, आप बात बन रही है, तो कौन सी बुराई है? और रही विकास की बात, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आएगी तो दिल्ली का जो मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में लेके आएगी। तो उत्तर प्रदेश में लोगों को अभी राहत नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों को बिजली के बिल कई गुना ज्यादा देने पड़ रहे हैं, लॉकडाउन में बच्चों के स्कूल बंद थे उस पर छूट देनी पड़ रही है। इस तरह की जो लोगों के जनता के टैक्स के पैसे जो रहा उत्तर प्रदेश की जनता को देनी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। के मॉडल पर उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगे आप। अनुराग जी से एक फाइनल आंसर। अनुराग जी, ये जितने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, इसमें कैसे खुद को क्लीन चिट देंगे आप, क्योंकि चुनाव है? देखिए, ये शेख चिल्ली के हसीन सपने विपक्ष देख रहा है। शेख चिल्ली जैसे सोचते थे वैसे ये भी सोच रहा है कि हमारी पार्टी आएगी तो ऐसा करेगी। हम लोग राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। 2022 में पता चल जाएगा। सारी जातियों, सारे वर्णों को लेकर के समावेश करके सबके लिए कार्य हो रहा है और इसी एजेंडे के साथ हम लोग जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा एजेंडा है और इसी एजेंडे के साथ हम लोग सबका साथ, हम लोग जाएंगे और हम लोग विनाश कर दो। चलिए, वही बात सामने आ गई, अब समय बताएगा कि क्या होगा। अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रीतपाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शौकत जी बहुत शुक्रिया, अजय जी समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सड़कों पर हम देख रहे हैं विपक्ष हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर मौजूद है। हम देख रहे हैं सरकार भी उपचुनाव की तैयारियां कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूं कहें कि जिस मुद्दे पर प्रकाश डाला जा रहा है वो है प्रत्याशियों के चुनाव करने का। कौन सा प्रत्याशी कहां से खड़ा होगा, उसकी जाति क्या होगी और उसकी जाति का असर वोट पर क्या पड़ेगा, इस पर पूरी कैलकुलेशन जो है वो लगातार चल रही है। उपचुनाव के नतीजे क्या आएंगे तो समय बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जाति की राजनीति होती आई है और आगे भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का है कि विकास की बात कौन करेगा। दीजिए इजाजत।